16 जुलाई को इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की, वो भी सीधे दमिश्क में। वजह यह बताई गई कि ड्रूज लोगों की हिफाजत करनी है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। दरअसल सीरिया के साउथ में रहने वाले ड्रूज न पूरी तरह मुस्लिम हैं, न यहूदी, न ईसाई, बल्कि अलग पहचाने जाने वाले समुदाय का हिस्सा हैं। इनकी बदू कबीलों के साथ बनती नहीं है। बीते कुछ दिनों से भयंकर झड़प चल रही थी। सरकार ने सेना भेजी तो मामला और बेकाबू हो गया। रही सही कसर इजराइल ने इस संघर्ष में कूद कर पूरी कर दी। अमेरिका भी बीच में आया, चौतरफा जमावड़ा लगा, 4 दिन तक माथापच्ची चली और अंत में सीज फायर। इससे किसको क्या मिला? पड़ोसी देश की लड़ाई में इजराइल के कूदने का मतलब क्या है? ड्रूज और बदू कबीले के बीच कैसा संघर्ष है? और इस टसल को सुलझाने में सीरिया की सरकार हर बार नाकाम क्यों हो जाती है? सब कुछ विस्तार से जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 16 जुलाई से इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमले शुरू कर दिए। मुख्य रूप से 4 जगहों को निशाना बनाया गया: सेना का हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन के पास का इलाका और दक्षिणी सीरिया में स्वेइदा शहर। इजराइल का कहना है कि उसने यह हमला ड्रूज समुदाय के लोगों की रक्षा करने के लिए किया है। इस समुदाय के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि सीरिया में यह अल्पसंख्यक गुट है। ये दक्षिणी सीरिया के बाशिंदे हैं। इसी इलाके में स्वेदा राज्य आता है। नक्शा देखिए, यह स्वेदा है जिसकी सीमा जॉर्डन से लगती है। यह इलाका इजराइल की सीमा के भी काफी करीब है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई 13 जुलाई से। एसोसिएटेड प्रेस ने ब्रिटेन की युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताया कि बेदोइन समुदाय के कुछ लोगों ने इलाके में एक जांच चौकी बनाई थी। यहां पर उन्होंने एक ड्रूज व्यक्ति पे हमला किया और उसे लूट लिया। इसके बाद ड्रूज लड़ाकों ने बदला लेने का फैसला लिया, लिहाजा इलाके में अपहरण और झड़प की कई घटनाएं हुई। बेदोइन रेगिस्तानी खाना बदोश सुन्नी कबीले हैं जिनकी मौजूदगी सीरिया से लेकर सऊदी तक फैली हुई है। इनमें से कुछ कबीले सरकार के साथ हैं और कुछ अपनी मर्जी से हथियारबंद गिरोहों में तब्दील हो चुके हैं। स्वेदा जैसे द्रूज बहुल इलाके में ये बदू कबीले अक्सर जमीन, पानी और व्यापार को लेकर टकराव करते रहते हैं। द्रूज और बदू कबीले में जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, सीरियाई सरकार ने सेना भेजने का फैसला लिया। 15 जुलाई को सेना इलाके में दाखिल हुई ताकि हालात काबू में लाए जा सकें। लेकिन ड्रूज गुट ने आरोप लगाया कि सरकार बदू कबीले के लोगों की मदद के लिए सेना भेज रही है। ड्रूज गुट से जुड़े नेताओं ने कहा कि हम नई सरकार पर भरोसा नहीं करते। इसी के जवाब में उन्होंने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हुआ ये कि सेना शांति बहाली करने आई थी, लेकिन अंत में उसे ड्रूज लड़ाकों से भिड़ना पड़ा। इस झड़प में अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसी बात पर इजराइल को गुस्सा आ गया और वो इस लड़ाई में कूद पड़ा। एक के बाद एक कई हवाई हमले कर दिए। इजराइल सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि स्वेदा जाने वाली सड़कों पर सेना के टैंक और सैन्य वाहनों पर भी हमले किए गए ताकि उस क्षेत्र में पहुंचा न जा सके। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीरियाई सरकारी बलों को चेतावनी तक दे दी कि अगर वे स्वेदा से पीछे नहीं हटे तो हमले और तेज किए जाएंगे। इस बाबत इजराइल के विदेश मंत्री का बयान भी आया। हमला करने की 2 वजहें गिनाई उन्होंने, सुन लीजिए। האינטרסים שלנו בסוריה הם ידועים। सीरिया को लेकर हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं, ये सबको पता है। पहली बात, हम दक्षिण सीरिया के हालात में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। जैसा है सब कुछ वैसा ही रहे। ये इलाका हमारी सरहद के बहुत करीब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि वहाँ इजराइल के लिए कोई खतरा खड़ा हो। दूसरी बात, हमें द्रूज समुदाय की हिफाजत करनी है। इजराइल में भी द्रूज लोग रहते हैं जिनसे हमारे रिश्ते मजबूत हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। שיש לנו איתה, עם האזרחים הדרוזים כאן בישראל, קשר אמיץ וחזק। इन सबके बीच द्रूज धर्मगुरु हिकमत अल हिजरी ने एक वीडियो जारी कर दुनिया से मदद मांगी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सीरिया की सरकार और उसके साथियों ने उन पर जो हमला किया है वो बर्बरता की इम्तिहान है, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संघर्ष में कूद पड़े। सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
हमारी कोशिश है कि सीरिया का जो हिस्सा इजराइल के करीब है वहाँ शांति बनी रहे। हम वहाँ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं चाहते हैं। हम वहाँ दूसरा लेबनान खड़ा होते नहीं देख सकते। हम रूस समुदाय की हिफाजत के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए लगातार जरूरी ऑपरेशन चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे ऐसा न करना पड़े, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सीरिया में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या किया जाता है या क्या नहीं किया जाता। बात बढ़ी तो हर बार की तरह अमेरिका ने भी दखलंदाजी की। उनका शौक है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सीरिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ संपर्क किया है। रूबियो ने 16 जुलाई को सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीज फायर की घोषणा की और लिखा कि हमने सभी पक्षों में सहमति बना ली है। आज रात इस संघर्ष का अंत हो जाएगा। इसके लिए सभी पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इधर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा कि हम जंग से नहीं डरते, अराजकता और विनाश से ऊपर अपने लोगों को रखने का फैसला किया है और इसी के साथ सीरिया ने अपने दक्षिणी इलाके स्वेदा से सेना को वापस बुला लिया। कहीं ना कहीं जो शांति प्रक्रिया शुरू हुआ था प्रेसिडेंट ट्रम्प के विजिट के टाइम में, ये तो कहीं ना कहीं उस पे वीक हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज ही सवेरे अमेरिकन जो स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये तो अमेरिका अपना तरीका से एक जो सफाई दे रहा है, इतनी बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? तो ये भी सोचने वाली बात है। और इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद एक विश्वास होता है दोनों कंट्री में, ये कहीं ना कहीं उस पर एक आघात होता है, क्योंकि कोई भी जो कहते शांति प्रक्रिया होता है उसका बेस होता है एक म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों परस्पर को विश्वास करें। तो उसमें वो किस तरह का विश्वास कर सकते हैं इजराइल को कि अगले बार वो हमला ना करे? तो इसीलिए लगता है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुआ कि सीरिया ने अपना कह दिया कि जो हो गया, अगले जो भविष्य में सीरिया जिस तरीके से अपना मुश्किल से अभी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, वो इजराइल के साथ कोई जो स्टेट ऑफ वॉर है वो खत्म करेगा और शांति प्रक्रिया शुरू होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो सकता है इजराइल की तरफ से, और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं रुक सकते थे। इसमें करने में क्या होता है कि इजराइल पूरा की वेस्ट एशिया में आइसोलेट हो जाए। अब जान लेते हैं कि आखिर ये द्रूज हैं कौन और इजराइल इनकी रक्षा के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहा है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो आपको लिखा मिलेगा कि द्रूज जो है वो इस्लाम से ही निकलता है, यानी इसकी रूट्स जो हैं वो इस्लाम में हैं। इनकी अपनी अलग धार्मिक मान्यता और परंपराएं हैं। ये न पूरी तरह से इस्लामिक हैं, न यहूदी और न ईसाई। पूरी दुनिया में कुल महज 10 लाख द्रूज का होना बताया जाता है, जिनमें से आधे से ज़्यादा सीरिया में रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी का 3% है वो। सीरिया में 14 साल तक चले गृह युद्ध के दौरान इन लोगों ने अपनी एक छोटी मोटी सेना, मिलिशिया कह लीजिए, वो बना रखी थी ताकि असद सरकार और इस्लामिक गुटों से अपनी रक्षा कर सकें जो उन्हें काफिर मानते थे। कई बरसों से स्वेदा में इनका डोमिनेंस रहा। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद जब नई सरकार आई, यानी अहमद अल शरा सत्ता में काबिज हुए, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। ड्रूज नेताओं के सामने पेशकश की कि हमसे हाथ मिला लो और अपनी मिलिशियाओं को देश की सेना में शामिल कर लो। इससे अहमद अल शरा की दक्षिणी सीरिया पर पकड़ मजबूत हो जाती, लेकिन द्रूज नेताओं ने साफ मना कर दिया। अब सवाल ये कि द्रूज लोगों के साथ इजराइल का रिश्ता क्या है, क्यों इजराइल इसमें रुचि ले रहा है। आपने गोलन हाइट्स का नाम सुना है? एक पठारी इलाका है जो दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में है। यह सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है। गोलन हाइट्स ऊंचा इलाका है। यहां से इजराइल को आसपास के देश जैसे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, उनकी हरकतों पर साफ नज़र वो रख सकता है। हरकतें साफ दिखाई देती हैं। 1967 के युद्ध से पहले सीरिया गोलन हाइट्स का फ़ायदा उठाकर ऊंचाई से इजराइल पे हमला करता था, लेकिन 67 के युद्ध के बाद से इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। गोलन हाइट्स पे आज भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। संयुक्त राष्ट्र और कुछ देश कहते हैं कि यह सीरिया की ज़मीन है, लेकिन इजराइल इस पर अपना अधिकार मानता है। वहीं अमेरिका
इजराइल के अधिकार को मान्यता देता है। गोलन हाइट्स में लगभग 20,000 से ज्यादा द्रूज रहते हैं। गोलन हाइट्स के द्रूज लोग इजराइल की सेना में भी भर्ती होते हैं। इजराइल में द्रूज पुरुषों को 18 वर्ष की उम्र के बाद सेना में सेवा अनिवार्य है। कई लोग ऊंचे सैन्य पदों या सुरक्षा विभागों में भी पहुंचते हैं। इजराइल का द्रूज समुदाय से गहरा रिश्ता है। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से में गैर सैन्य क्षेत्र यानी डीमिलिटराइज जोन वो घोषित किया है, जिसमें सीरिया सरकार को सेना या हथियार लाने की मनाही है। इस पूरे आउटलुक को हमने एक्सपर्ट की मदद से समझना चाहा है, आप भी सुनिए। कोई भी कार्रवाई कर सकता है। तो इजराइल को इसे लगा कि जो सीरियन आर्मी है कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को सपोर्ट करता है, बल्कि जो माइनॉरिटी जो द्रूज है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इजराइल को एक ग्राउंड मिल जाता है, फिर कहता है कि भाई सीरिया को ये सब नहीं करना चाहिए और सीरियन ट्रूप वहां से विड्रॉ होना चाहिए। तो क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन सीरिया की अपना इजराइल अपना मानता है रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किस तरह तक तो सही है, परंतु इसके पीछे जो इजराइल की जो एक एम्बिशन है कि जो अभी मौका है, अभी सीरिया एक जमाने में, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा ऐतिहासिक तौर पे एक सीरिया एक बड़ा सा प्लेयर होता था वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में, जब तक ये असाद के जो पिताजी जो थे हाफिज अल असद के रूल था कि लोग कहते थे कि यू कैन स्टार्ट ए वॉर विदाउट सीरिया बट यू कैन नॉट हैव पीस विदाउट सीरिया। इस तरीके से एक सीरिया की इस तरीके से सिग्निफिकेंस वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में था। तो 1974 जो उनके एग्रीमेंट होता है 73 वार के बाद सीरिया और इजराइल के दोनों का बीच में, ये दर्शाता है कि इसके बाद दोनों कहीं ना कहीं वो टेरिटोरियल वो बॉर्डर को मान लेते हैं। बल्कि गोलान हाइट जो 1967 में इजराइल उसको ऑक्युपाई किया, सीरिया हर टाइम कोशिश करता है कि वो कैसे रिकवरी हो, अब तक हुआ नहीं है और सीरिया फिर भी कोशिश करेगा भविष्य में, क्योंकि गोलान हाइट जो सीरिया की टेरिटोरी है। तो ये सारी चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि इजराइल को इस तरह का मौका मिला, जो अस्थिरता जो आपकी सीरिया में हुआ, जिस तरह का सिविल वॉर हुआ, असाद की जैसे सत्ता पलट गया, इसका तो उसका ये मौका मिलता है कि भविष्य में इस तरह का स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए वहां पे एक नो गो एरिया टाइप का बनाना चाहता है। तो किसकी आड़ में ये कहते कि भी हमारा जो छोटा कम्युनिटी है द्रूज हमारे भाई है, आप उनको अटैक करेंगे। बल्कि बहुत सारे द्रूज जो है वो इजराइल का वहां घुसने को पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि वो अरब है क्योंकि दे आर अरब स्पीकिंग। आपने एक्सपर्ट को सुना। कॉन्फ्लिक्ट की बात थोड़ी रोकते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल के अंदर भी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। बेंजामिन नेतन्याहू को झटका लगा है। उनकी एक प्रमुख सहयोगी पार्टी ने उनकी गठबंधन सरकार से अलग होने की घोषणा कर दी है। इसके बाद नेतन्याहू की सरकार संसद में अल्पमत में आ गई है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राजनीति में लंबे समय से किंग मेकर की भूमिका निभा रही पार्टी शास ने एक सैन्य भर्ती बिल पर असहमति के चलते यह कदम उठाया है। इससे पहले 15 जुलाई को एक और कट्टरपंथी यहूदी पार्टी यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गठबंधन सरकार से अलग हो गई थी। शास पार्टी से कैबिनेट मंत्री माइकल मलकीली ने पार्टी के निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में सरकार में बैठना और उसमें भागीदार बनना असंभव है। बता दें कि इजराइल की संसद नेसेट में 120 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए साफ हिसाब 61 सीटों की जरूरत होगी। शास के पास 11 सीटें। समर्थन वापस लेने के बाद नेतन्याहू सरकार के पास संसद में महज 50 सीटें रह जाएंगी। हालांकि शास पार्टी ने कहा है कि गठबंधन से बाहर होने के बाद वो सरकार को कमजोर करने का प्रयास नहीं करेंगे और कुछ कानूनों पर सरकार के समर्थन में वोट कर सकते हैं। इजराइल विषयक बड़ी खबरें यहीं तक, सुर्खियों की बारी। खबर बताएंगे, लेकिन पहले नासिर अल कुरैशी की बात सुनिए। 50 साल के हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। रोते हुए उन्होंने एजेंसी AFP से कहा कि सब खत्म हो गया है, हम तो कुछ खाने, कुछ अच्छा समय बिताने परिवार के साथ मॉल गए थे, तभी कुछ धमाका हुआ। लोगों ने कहा कि सेकंड फ्लोर पर AC में ब्लास्ट हुआ है, आग लगी और इतनी तेजी से फैली कि भागने का मौका ही नहीं मिला। मेरे परिवार के 5 लोग जलकर मर गए। इराक में एक शहर है कत, बगदाद से करीब 160 किलोमीटर ही दूर है। बड़ा ऐतिहासिक शहर है, पुराने स्मारक हैं यहाँ पे और पास में ही इराक का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है। कत शहर के एक बड़े और बिजी शॉपिंग मॉल में 16 जुलाई को भीषण आग लग गई। 50 से 60 लोग जिंदा जल के ख़त्म हो गए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ भी सर्कुलेट हो रहे हैं। ये इतने बीभत्स हैं कि हम उन्हें यहाँ नहीं दिखा सकते। इन वीडियोज़ में लोगों की चीख पुकार साफ सुनी जा सकती है। कुछ लोग बचने के प्रयास में बिल्डिंग से कूद गए, कई घायल
घायल हैं, 10 लोग अभी भी मिसिंग हैं। इस भीषण हादसे के बाद कत के गवर्नर मोहम्मद अलमियाही ने कहा कि इतने बड़े हादसे से हम सब स्तब्ध हैं। 3 दिन का शोक घोषित किया गया है, जांच शुरू हो चुकी है और 48 घंटे में जांच के नतीजे बताए जाएंगे। मॉल के मालिक के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। अन्य जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रॉयटर्स और बीबीसी के हवाले से इस हादसे की कुछ दिल दहलाने वाली जानकारियां मिली हैं, जैसे कि कई लोगों की मौत तो दम घुटने की वजह से हो गई क्योंकि मॉल के सभी एग्जिट पॉइंट्स चोक हो चुके थे। इसके अलावा कुछ शव तो इतनी बुरी तरह जले हैं कि शिनाख्त करने में काफ़ी मुश्किल आने वाली है। संभवतः अब इन शवों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगली सुर्खी, बांग्लादेश में एक शहर पड़ता है गोपालगंज। ये वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का होम टाउन है। यहाँ 16 जुलाई से भयंकर हिंसा भड़की हुई है। युवाओं के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी की एक रैली 16 तारीख को निकली। इसी दौरान हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने फायरिंग खोल दी। कथित तौर पर इसी की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हैं। बांग्लादेश की प्रोथोम अलो न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एनसीपी की रैली में शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी के बाद एनसीपी और अल अवामी के समर्थक भिड़ गए। कथित तौर पर पुलिस पर भी लाठी डंडों, ईंट पत्थरों से हमला किया गया और इसी के बाद पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी। आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड भी दागे गए। हिंसा के बाद बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद अल यूनुस ने गोपालगंज में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। एनसीपी के संस्थापक और कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गोपालगंज में हत्यारी हसीना के गुर्गों ने हम पे हमला किया, पुलिस बस तमाशा देखती रही। पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीपी के लगभग 200 जवानों को गोपालगंज में तैनात किया गया है। अब थोड़ी बात एनसीपी की। बांग्लादेश का नया उभरता हुआ राजनीतिक दल है। 28 फरवरी 2025 को इसका गठन हुआ। छात्रों के नेतृत्व वाला पहला राजनीतिक दल बताया जा रहा है इसको। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के एनसीपी के पक्ष में बोलते रहे हैं। वो हिंसा के बाद भी कहा कि युवाओं को रैली में जाने से रोकना गलत है। अगली सुर्खी अमेरिका भारत ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। भारत का एक नया प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में अमेरिका पहुंचा। इससे पहले एक और टीम गई थी लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि हम डील के बेहद करीब हैं। टीवी चैनल रियल अमेरिकाज वॉइस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम एक और समझौता करने वाले हैं, शायद भारत के साथ। मैं एक लेटर भेजूंगा, उसके बाद समझौता पक्का हो जाएगा। यह डील कहां फंस रही है इसकी बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स में 2 वजहें सामने आ रही हैं। पहला, भारत मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने को तैयार नहीं है और दूसरा, केंद्र सरकार डेयरी सेक्टर के मामले पर किसी तरह के समझौते के लिए भी नहीं तैयार है क्योंकि इस पर 8 करोड़ भारतीय लोगों का रोजगार टिका हुआ है। अब ट्रंप की माने तो अब इन मसलों पर बात बनती नजर आ रही है, लेकिन ये ट्रंप की बात है। जो अपडेट्स होंगे वो तो हम बताएंगे ही। आज का दुनियादारी यही तक। ललन टॉप शो में आज देखिए आरसीबी की आईपीएल जीत के बाद बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई थी उसमें अब ब्लेम गेम कहां तक पहुंचा है और विराट कोहली का नाम क्यों लिया जा रहा है और कर्नाटक की राज्य सरकार की भूमिका क्या है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।